देखिए, हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। मणिपुर की हिंसा पे 27 नोटिस पड़ी थी, 27 267 की नोटिस। सारी पार्टियां अनुरोध कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी सदन में आके जवाब दीजिए। एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया मणिपुर में। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो सकती है? भारत माता शर्मसार है, भारत की सेना शर्मसार है, 140 करोड़ लोग शर्मसार हैं, लेकिन भारत के बेशर्म प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए तैयार नहीं। क्या बलात्कार की घटनाओं पे उनको जवाब नहीं देना चाहिए? क्या दरिंदगी और हैवानियत की घटनाओं पे हत्या जो हो रही है, वहां पर घर जलाए जा रहे हैं लोगों के, उस पे जवाब नहीं देना चाहिए? हमने क्या गुनाह कर दिया? 27 नोटिसेस थी 267 के ऊपर, किसी पार्टी को बोलने की अनुमति नहीं मिली। 15 मिनट तक हम लोग अपनी जगह पे खड़े होकर अनुरोध करते रहे। बाद में सारे लोग बेल के अंदर जाते हैं। टारगेट करके मुझे सस्पेंड कर दिया गया। ये क्या तरीका है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? वो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बिहेवियर नहीं है आपका, ठीक नहीं है बिहेवियर। पार्लियामेंट्री बिहेवियर इनका ठीक है। जो लोग इतनी बड़ी दरिंदगी और हैवानियत पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनका संसदीय चरित्र है, ये इनकी संवेदना है, ये इनका संसदीय दायित्व है। कारगिल के योद्धा, एक रिटायर्ड सूबेदार ने कहा, मैं देश की तो रक्षा कर पाया, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो सकती है? कब तक बैठेंगे यहाँ पे? कारगिल का योद्धा जिसने भारत माता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, उसकी पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया। पूरा देश, पूरी सेना इस पे शर्मसार है। जवाब नहीं देंगे प्रधानमंत्री? कब तक आप इस तरह धरना प्रदर्शन? जब तक प्रधानमंत्री सदन में आके जवाब नहीं देते, मणिपुर पे जवाब नहीं देते, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। और भी सारी पूरी टीम इंडिया जो है वो इस मुद्दे पे साथ है, और समय समय पे सब लोग यहाँ आएंगे। क्योंकि मुझे सस्पेंड किया गया है तो मैं यहाँ पे बैठूंगा। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज विरोध प्रकट करने के दौरान सांसद संजय सिंह को निकाल दिया गया सदन से। ये एक बड़ी घटना हुई। आज मणिपुर की स्थिति को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा दोनों जबरदस्त हंगामा हुआ। ये आप सब लोगों ने देखा ही होगा। इसलिए एक बार ये बात और बनती है कि मणिपुर के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए। बात की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि तो करीब 10 साल हो गया मोदी सरकार को। अब ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि साजिश और अक्षमता मोदी सरकार की दो विशेषताएं हैं। और भी विशेषताएं हैं, लेकिन साजिश और अक्षमता दो इनकी खास विशेषताएं हैं। जितनी भी समस्याएं हुई हैं मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान, उसकी में से ये इन दो तत्वों की वजह से बहुत सी समस्याएं आई। चाहे वो नोटबंदी का मामला रहा हो, चाहे वो कोरोना के दौरान पलायन का मामला रहा हो, चाहे वो पुलवामा अटैक का मामला रहा हो, ये सब सारी बातें हैं। इसी वजह से मणिपुर का जो दंगा है वो भी मोदी सरकार की साजिशी प्रवृत्ति और अक्षमता का एक नमूना भर है। मोदी सरकार के कई हिडन एजेंडे होते हैं जो वो सरकार ही जानती है, जैसे किसान आंदोलन था। और जब वो चीज़ें विकराल होने लगती हैं तो फिर वो चीज़ों को धीरे धीरे उस अक्षमता से नहीं निपट पाते हैं। शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जब अक्षमता की वजह से नहीं निपट पाते हैं तो रो धो करके माफ़ी मांग लेते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में जनता जो झेलती है वो तो एक अलग बात है। जैसे किसान आंदोलन में ही 700 लोग मर गए थे। ये मणिपुरी दंगे में भी हो रहा है, सैकड़ों लोग मर गए, हज़ारों के घर बार फूंक दिए गए, तमाम बातें। और जो बाकी जो हिंसा की और बाकी जो सब वीडियो वायरल हो रहे हैं उनकी तो बात ही जान ली है। ये सब ना होता अगर मोदी सरकार सक्षम होती है। अब आइए बात करते हैं कि मोदी सरकार क्यों साजिशी और अक्षम है। कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ों के बारे में जिक्र है, और इस तरीके की आप मतलब जहाँ की स्थितियाँ बेकाबू हो जाएं उनसे निपटने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे धारा 356 है, धारा 365 है, मोटे तौर पर जिसमें सरकार को भंग करके ऐसी राज्य सरकारें जो अक्षम साबित हो रही हैं, केंद्र सरकार के अधिकार है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा के नए सिरे से चालू करें। उसी तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट का मामला है, नॉर्थ ईस्ट के मामले के लिए एक अलग से द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958 में बनाया गया है। उसके तहत भी ये होता है, राइट है कि राज्यपाल ही, जब अगर कोई अरेस्ट वाला स्टेट है तो राज्यपाल जो है वो सेना को बुला करके उस राज्य में स्थिति संभाल सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ होती हैं जहाँ पर कि सरकार जो है वो
उसका कोई हिडन एजेंडा ना हो और साथ ही साथ वो एक सक्षम सरकार हो जो चीज़ों को मैनेज करने में यकीन करती हो। यहाँ पर ये दोनों ही बातें, मणिपुर का जो दंगा हो रहा है उसके बारे में तमाम चीज़ें पहले भी कही जा चुकी हैं। अब चूंकि चर्चा चल रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ 3 समुदाय हैं, नागा, कुकी और मैतेई। मैतेई समुदाय अपेक्षाकृत संपन्न है और नागा कुकी अपेक्षाकृत विपन्न है। ये इधर मैदानी इलाके में रहते हैं, वो उधर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मैतेई लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं और नागा और कुकी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मैतेई आमतौर पे हिंदू हैं और नागा और कुकी आमतौर पे आदिवासी और ईसाई हैं। इन दोनों के बीच में जो आर्थिक विषमता है उस विषमता के चलते ही ये वहाँ पर दंगे फिलहाल हो रहे हैं। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के एन बीरेन सिंह, वो मैतेई समुदाय के आते हैं और जाहिर सी बात है कि उनका वहाँ पर राजनीति में वर्चस्व है और दबदबा है। मैतेई वैसे भी मणिपुर की राजनीति में मैतेई समुदाय का वर्चस्व दबदबा लंबे समय से रहा है। अब ये पूरा इस समय वहाँ का माहौल है जो दिखाई दे रहा है। अब इसमें 3 महीने से चीज़ें चल रही हैं, इस कदर ख़राब हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके बाद अपने मोदी जी ने एक वक्तव्य दे दिया कि मैं बहुत दुखी हूँ और बड़ा परेशान हूँ, और साथ ही साथ उन्होंने उसमें राजनीति भी कर दी कि विपक्षी दलों का भी नाम विपक्षी दलों के द्वारा जो पोषित सरकार है उनका भी नाम ले लिया। ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि दंगा मणिपुर में फैल रहा है, जहाँ की केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दंगों को नहीं रोका जा सक रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, दंगों को रोकने की कोई इच्छा शक्ति और कोई प्रक्रिया भी होती नहीं दिख रही है। इससे कहीं ना कहीं मामला जो है वो संदेह के घेरे में आता है। और जैसा कि कई बार हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारें चलाने के लिए किसी भी हद तक जाती है और सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जाती है, उसको कॉमन मैन के से कोई लेना देना नहीं। जैसे जब कोरोना फैला था तो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए उस भद्र कोरोना के दौरान तमाम रैलियां हो रही थी। उसी तरीके से जैसे आपके यहाँ पर ये वहाँ मणिपुर में वीरेंद्र सिंह की सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, तो उस सरकार को डिफेंड करने के लिए भी हो सकता है कि अपने प्रधानमंत्री ने कोई मुंह न खोला, सरकार चल रही चलने दो। ये सब सारी बातें होती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये फैक्ट है कि आज की तारीख में कहने में कोई, जैसा मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ, कोई गुरेज नहीं है कि मोदी सरकार जो है अपने पूरे शासनकाल में 10 साल के शासनकाल में तो कई 1 साल बचा है, पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। और इसके तमाम हिडन एजेंडा भी रहे हैं और उन हिडन एजेंडा की वजह से स्थितियां जो है और कई बार बुरी से बदतर होती जाती हैं। ऐसा हो रहा है, यही चीज़ मणिपुर में भी हो रही है। कहीं ना कोई हिडन एजेंडा जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का है, जिस पर तो अभी आप निगाह रोशनी नहीं डाल सकते, लेकिन कालांतर वो चीज़ें भी सामने आएंगी। और उस हिडन एजेंडा को पूरा कराने के चक्कर में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अक्षमता ने चीज़ों को और ख़राब से ख़राब कर दिया है, जिसका कि नतीजा बेचारे वहाँ मणिपुर के लोग झेल रहे हैं। और कितनी हिंसा, कितनी आगजनी, कितना बवाल हो रहा है भगवान जाने। ये तो वहाँ जाने पर ही पता चलेगा। और स्थिति जो है, जितनी खबरें क्षण के बाहर आ रही हैं वही बहुत भयानक हैं, और जो वीडियो वगैरह हैं वही बड़े भयानक हैं। अब क्या किया जा सकता है? अब यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो दखल कर रही है शायद उससे कुछ स्थितियाँ सुधरें, लेकिन बहरहाल जितना भीषण नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई करना निकट भविष्य में संभव नहीं है। और इससे भी बड़ी जो बुरी बात है जो होगी, हो सकता है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है। उस इलाके में जब ये एक जगह ये अनरेस्ट क्रिएट हुआ है तो ये अनरेस्ट फैल भी सकता है, और वो अनरेस्ट अगर फैला तो कम से कम मोदी सरकार के बस का उसको संभालना नहीं है। जो मणिपुर की एक सामान्य हिंसा नहीं संभाल पाए, वो अगर नॉर्थ ईस्ट सुरक्षता है तो क्या संभाल पाएंगे? भगवान ऐसी स्थिति आने से बचावे। और कुछ कहना ठीक नहीं है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जब पार्लियामेंट चलता है, जब सदन चलता है, इट इज हिज ड्यूटी, ही शुड कम एंड मेक a statement in the house, not outside. It is shameful. It is first time because Sadan is going on. The parliament is going on. It is your duty first to inform parliament members, then to public. Suppose if parliament was not there, session was not there, you could have spoken outside. But on the door of the parliament, you speak. Therefore, we are requesting
the chairman of Rajya Sabha and also Speaker of Lok Sabha that he should come in the house and make a statement that what is the real situation in Manipur और क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। और आज एक नई बात है, मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, उपाध्याय जी को किया था और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था। लेकिन हम उनको यही बोले भाई क्या होने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट में हम पूरे लोग बहस करेंगे और बहस करने के बाद जो भी फैसला होगा देखेंगे। और 267 ये महत्व का है क्योंकि 267 में 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, आधा दिन, एक दिन भी बहस चल सकता है और उस बहस में जो भी निकल के आएगा उसके वोटिंग भी कर सकते हैं। वोटिंग कर वी कैन वोट ऑन दैट आल्सो, बट they don't want that. One says half an hour discussion, another says short duration discussion. The problem is not going to solve with your discussion. First you tell you are representing 140 crores people. Why you are not coming in the house and telling the truth? ये हम पूछना चाहते हैं। लेकिन ये जो गलती कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, आप देखिए मैंने भी छानबीन के क्या, मुझे भी मालूम है जब सेशन चलता है नो चीफ मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर मेक ए स्टेटमेंट आउटसाइड द पार्लियामेंट। So this is the first time he is doing it, and as per even tradition, precedence, that he should come and tell. Therefore, we are again demanding, we are going in the house, both houses, we will demand that Prime Minister come and make a statement. That is our demand. Thank you very much.